इसमें बेसिकली विल सेव आवर टाइम इन राइटिंग द एडजस्टमेंट्स. Whatever is the maximum possible adjustments which can be asked in cash flow is being given here. Okay. First, we'll revise the yesterday's lecture. We'll devote 15-20 minutes in just revising operating. Okay. And then we are only doing the adjustments for nothing else. Okay. If we are comfortable with the adjustment, then we may start a full-fledged question from the Saturday onwards. Okay. अभी नहीं. आज सिर्फ मेरा टारगेट है किसी भी तरह एडजस्टमेंट हम कंप्लीट कर लें, आपको समझ में आ जाए. तो घर जब आपको एक 5 डेज मिलेंगे, कभी टाइम मिले बीच में 5 मिनट, अगर बोर हो रहे हो व्हाट्सएप से तो कभी देख लेना बीच में थोड़ा सा. चलो क्योंकि अब आपका फेस्टिवल सीजन तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का और रह गया शायद. कितने का और रह गया कॉलेजेस में? 9th क्रॉस रोड का है. बस ठीक है, मतलब 9th के बाद खत्म हो जाएगा. 9th इज द लास्ट डे और फर्स्ट डे. 9th के बाद आपका ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा शायद. ठीक है, कब तक है ब्रेक? 19 ब्रिलियंट. 9th से 19th क्या अमेजिंग टाइम है. गुड. ठीक है, एंजॉय यार. अल्टीमेटली कोई आएगा नहीं, आई नो इट. कॉलेज में मैंने भी पढ़ा हुआ है. क्या होली भी वो बीच में, होली बीच में आ जाएगा ना बेटा. छुट्टी मिलेगी, टेंशन मत ले. होली की हम क्लास नहीं लेंगे हम. चलिए, कम टू द कैश फ्लो. फर्स्ट रिवाइज द यस्टरडेज कॉन्सेप्ट एक बार. पेज नंबर इज 24. आइए बेटा, पेज 24 पे आइए. आजा बेटा. प्रीति ये हैंड आउट ले लो बेटा. पेज 24 पे देखिए, मिल गया. If you see the entire cash flow format I have given it here. ठीक है, I am not saying कि आपको ये क्रैम करना है. It is just when you complete the entire chapter, आपको कुछ glance करना है, कैसे presentation करना होता है, that will help you. ठीक है, तो पेज 24 पे पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है और मेजर आइटम्स भी जो इस पे कवर होते हैं वो इसमें दिए गए हैं. ठीक है, चलिए अब लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्या पूछा हुआ बताइए. पेज नंबर 25 पे बेटा. और कृपया करके थोड़ा सा अपनी ध्वनि निकालिएगा, थोड़ा बोलिएगा. ठीक है, मुझे भी समझ में आए कि सुर से सुर मिलेगा तो समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 1. हाँ जी, क्या निकालना है जी? CFO. ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है. थैंक गॉड, सब जाग रहे हैं. गुड. पीवीटी कितना है बेटा? 2 लाख है. आगे क्या लिखा है? लेस कितना बेटा जी? बुक तो बेटा ले ले. एक मिनट, गो टू नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट पे जाओ, वहां से बाहर से. या इस पे रखा हुआ है अंदर. ठीक है, चलो जी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख दिया है. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया बेटा? 2 लाख. पैट आ गया कितना? 20,000. ओह सॉरी, पैट 180. डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 30. इंक्रीज इन डेटर्स, कल याद है सेल्स का एग्जांपल लिया था, ऊपर क्रेडिट सेल ऐड था, उसका रिवर्स करना है हमें. ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना है बेटा? 25. टैक्स पेड, हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है. इवन आपको भी पता है कि इतना टुच्चा सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, मुझे भी पता है. सिर्फ आपको वो लॉजिक समझ में आया स्टार्टिंग वाला पहले, तो मुझे वो बेस बनवाना है पहले. ठीक है, चलिए. पंकज पेज 25 कर रहे हैं बेटा हम लोग. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको कल ऐसे 4 चीजें बनवाई थी, याद आ गया? दिस वॉज पी, दिस वॉज टैक्स, दिस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. याद आ गया यहाँ तक? चलिए. फिर मैंने प्रीति का एग्जांपल लिया था. व्हेन यू स्टार्ट, हम टिकट हमने ली थी सेल से और मैं पहुंचा था ओपी पे. हम पहुंच गए थे बैलेंस पे, बैकवर्ड्स. चलिए अब मुझे बताइए, आपको पीबीटी दिया है और पैट भी दिया है. स्टार्ट कहां से करेंगे? पीबीटी से कर लो भाई. अगर पैट से करोगे तो आपको टैक्स ऐड करना पड़ेगा. इससे बेटर है डायरेक्टली ही हम लोग पीबीटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, पीबीटी अमाउंट बताइए 2 लाख. तो इसमें रियली कोई एंट्री नहीं है, कोई लेजर नहीं, सिंपल लॉजिक है इसके अंदर बस.
ट्रांजैक्ट क्लियर यहाँ तक? चलो नाउ पीवीटी के बाद लेट्स मी रिपीट द प्रोसेस। हम इंटरेस्ट करते थे, फिर आता था ईबीआईटी। इंटरेस्ट मैंने बताया था रॉन्गली प्लेस वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन था। क्या इसमें कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? कितना बेटा? 30। करो ऐड बेटा। तो अपने पास 2,30,000 आ गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओपी। कल हमने देखा था ये सीएफओ नहीं था, इसमें कैश मैंने ऐड नहीं किया अभी, ये सिर्फ प्रॉफिट था। वर्किंग कैपिटल आप बताइए, इंक्रीज इन डेटर क्या करेंगे? माइनस करेंगे जी, करिए माइनस। माइनस का लॉजिक याद है? ऊपर सेल को ऐड किया था, उसका अपोजिट, ठीक है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड, ऊपर परचेज माइनस किया था, तो अपने पास यहां पर CFO बिफोर टैक्स आ जाता है बेटा। दिशा कितना आ रहा है बेटा? 2 लाख कितना? 25 आएगा ना बेटा? 225 -30 + 25 ना, ठीक है। टैक्स पेड कितना है बेटा? तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा ये बताया था बेटा कि वर्किंग कैपिटल के बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो एक्चुअल रहेंगी। सिर्फ पहली 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और बार बार बोल रहा हूं प्लीज रट्टे नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करना। पेपर अकाउंट्स के थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं, समझ में आएगा कि वेरी इजी है। कौन सा बेटा? दोबारा तो प्रोसेस बार आता है बेटा। याद करिए, हम लोग पहले सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल्स में से परचेज माइनस करते हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, ओपी आ जाता है, राइट। मुझे ओपी पे उतर जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, रियल लाइफ में हम P&L बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब नेट प्रॉफिट से दोबारा अगर मुझे ओपी में जाना है तो मैंने ऐसे बहुत चीज़ें प्लस माइनस कर दी हैं जो या तो कैश में थी या नहीं थी। तो मुझे अगर ओपी पे पहुंचना है तो मुझे उन सारे आइटम्स को रास्ते से हटाना पड़ेगा जो सारे नॉन कैश वाले थे। मैंने उन सारे आइटम्स को हटा दिया, डेप्रिसिएशन था, पेटेंट था, गुडविल था, क्योंकि मुझे कहाँ पहुंचना है? ओपी पे पहुंचना था। रास्ते में ऐसे लोग भी आए जिनका वो घर नहीं था, हमने कहा भैया तुम्हारा ये घर नहीं है, यहाँ से हट जाओ। हमने उनका घर बताया, हमने कहा इंटरेस्ट और डिविडेंड का घर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो यहाँ से हमने उनको हटा दिया, ठीक है। तो सिंपल 2 लॉजिक होते हैं, नॉन कैश वाले चीजों को हटाना होता है और रॉन्गली प्लेस को हटा दो। अब आप पहुंचे ओपी में, तब भी आपका समाधान या सॉल्यूशन नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ ऐसे आइटम्स थे जो अभी भी नॉन कैश वाले थे, जैसे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेजेस, उनको हटाने के लिए हमने WC में कर दिया। कल मैंने यहां पर एक क्वेश्चन का पॉइंट दिया था कि WC का मतलब ये नहीं कि सारे करंट एसेट, यहां सिर्फ वो करंट एसेट आएंगे जो ट्रेडिंग या P&L में आते हैं, जैसे स्टॉक है, डेटर है, BR है, BP है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है। बोरोइंग्स नहीं, शॉर्ट टर्म एसेट्स नहीं, लोन्स नहीं, वो नहीं आते इसके अंदर। अब याद आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। दोबारा बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करा हुआ है, EBIT आ गया, इंटरेस्ट माइनस करा है, PBT आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करा है, पैट आ गया। मुझे बताइए कहां से स्टार्ट करना है? कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये एक बार CA में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, कुछ स्टूडेंट्स ने, इलॉजिकल स्टूडेंट्स ने पैट से स्टार्ट किया। अरे क्या जरूरत है यार, जब आपको ओपी दिया हुआ है वहां पर यार, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है। एग्जाम में पंकज पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा क्या बात कर रहे हैं? चलो ओपी कितना है जी? 3 लाख, ये कंफर्टेबल। वर्किंग कैपिटल आप बताइए मुझे, माइनस। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, टैक्स पेड,
क्या इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में आता है? नहीं। मेरा कहानी यहाँ खत्म हो गई। 2 लाख इंटरेस्ट चार्ज आता है, इंटरेस्ट चार्ज वाला बेटा ऐड होता है। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखा हुआ है, अगर आप पैट से करता, देखिए प्रीति अगर यहाँ पहुंच चुकी है पैट पे, पहले वो टैक्स का स्टेप वापस लेगी, ईपीटी आएगा, फिर वो इंटरेस्ट का वापस लेगी, ईपीटी आएगा, फिर नॉन कैश का वापस लेगी तो ओपी आएगा। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। मैंने कहा था अगर आप जहां से स्टार्ट करते हो उसके आगे वाली चीजें नहीं लेते, उसके पीछे वाली चीजें आप सारी लेते हो। अगर मैं पैट से स्टार्ट करता तो मैं आरडीबी नहीं लेता, राइट? ये ध्यान रखना बस। और ये मैं आज हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा क्योंकि गलती ही इसी में होती है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मुझे कोई नई चीज नहीं बतानी है, आप सब 12th में पढ़ के आए हो और आप सबको पता है कि ऑपरेटिंग में ही दिक्कत आती है। ऑपरेटिंग से निकल गया, आई एम टेलिंग यू, आपका कैश फ्लो ठीक हो जाएगा। मेन ऑपरेटिंग का, और ऑपरेटिंग में भी गलती आप कहाँ करते हो? इस वाले पार्ट, इसमें गलती नहीं करते आप क्योंकि ये तो वर्किंग कैपिटल है, इसमें गलती नहीं होती, इसमें होती। ये गलत होगा तो आप आगे सारा गलत, ये इसलिए रिस्की है, उसको बस समझना है आपको अच्छी तरह। बताइए यहां तक कंफर्टेबल है सबके लिए? चलिए आइए एडजस्टमेंट पे आते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आएंगे। हैंड आउट, ठीक है, वी आर कमिंग टू द हैंड आउट्स। सिर्फ हैंडआउट का ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट मुझे दोबारा आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा। ऑल एडजस्टमेंट्स आर गिवन हियर, विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन दैट। आर वी रेडी? चलिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी एग्जाम में कैसे कैसे आ सकती है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। आप बताइए इन्वेस्टमेंट 97 में कितनी है? 98 में बेटा। नोट्स का मतलब है, ये आप सबको पता है, अब जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको वो नई बैलेंस शीट का दिया जाएगा। नई बैलेंस शीट का मतलब नोट्स दिए होंगे उसमें आपको। तो 100% आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन एक पेज पे नहीं चलेगा, एक पेज पे तो सिर्फ समरी लिखी होगी और उसके पीछे सारे नोट्स होंगे। तो आपको 3-4 पेजेस में आपका एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको बड़ा ध्यान से नोट्स को पिक करना है, ठीक है? चलिए फर्स्ट केस ए में क्या लिखा है? इसका मतलब अगर एग्जाम में कोई और इंफॉर्मेशन वो नहीं देता, ठीक है? चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 1 केस ए। सब में इन्वेस्टमेंट के लेजर बनाइए, जरा लेजर बनाइए इसके अंदर। हाँ जी भैया, हाँ बोलो बोलो, सॉरी करें स्टार्ट। चलो प्लीज बिना लेजर के कैश फ्लो के क्वेश्चंस मत करिएगा, नहीं तो आप स्टक हो जाओगे, ठीक है? आई नो कई बार आप डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, मत करिएगा, लेजर बनाने हैं हमें इसके अंदर, ठीक है? इन्वेस्टमेंट बताओ बेटा, ओपनिंग कितना है अपने पास? 70। क्लोजिंग कितना है? 30,000। इजी है। आज मैं कुछ ट्रिक्स की भी बात करूंगा। मुझे बताइए यहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं, प्रांजल को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उन्होंने क्लास में कॉमर्स नहीं किया, आप सब एंट्रीज में कंफर्टेबल हैं, ठीक है? रीजन बता रहा हूँ, एंट्रीज के बेसिस पे इसमें बहुत अच्छी ट्रिक होती है। आई कैन गारंटी आपको अगर ट्रिक क्लिक कर गए ना, कैश फ्लो जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, ठीक है? आप बताइए इसमें 70 और 30 कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 मुझे यहाँ लिखना चाहिए। आई गो वेरी स्लो, मुझे जल्दी नहीं यार, ठीक है? मैं चाहे पूरी क्लास में ये असाइनमेंट हो जाए, आई एम सफिशिएंट, ठीक है? अब मुझे अगर इसकी एंट्री बनानी है, ये किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। 12th में मुझे पता है इसको सेल कहते थे, तो अगर मुझे इसकी एंट्री बनानी है, ये क्या बनना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्रेडिट साइड पे आप मुझे बताइए बेटा, को वेरी स्लो लिखना नहीं बेटा प्लीज, नाम भूल गया सॉरी मैं आपका, ठीक है? तो डोंट माइंड, बट मैं बहुत स्लो चलूंगा। मुझे बताइए, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी आएंगे। कैश डेबिट हो रहा है, क्या इसके अंदर P&L है? नहीं है। जिस एंट्री में P&L नहीं है वो ऑपरेटिंग में कभी नहीं आ सकता, 100% है।
जिस जर्नल एंट्री में P&L नहीं आ रहा ना, वो ऑपरेटिंग में आएगा ही नहीं, वो सिर्फ या तो इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में। मैं आज 100 टाइम्स कराऊंगा, 100 आई प्रूव इट। ये सिंपल सा लॉजिक होता है इसके अंदर। पूरा कॉन्सेप्ट है किस पे? कैश और प्रॉफिट पे तो है। कैश का अकाउंट क्या होता है? कैश या बैंक। प्रॉफिट का अकाउंट होता है P&L। तो पूरा कैश फ्लो सिर्फ दो लेजर पे डिपेंड है, कैश और P&L। अगर एंट्री में कैश नहीं है, एंट्री में P&L नहीं है, 100% वो पूरे कैश फ्लो में कहीं नहीं आ सकती है, कहीं नहीं आ सकता है वो। ठीक है, कैश आ रहा है, आप सिर्फ मुझे बताओ डेबिट है कैश या क्रेडिट है? ये तो समझ में आता है तो ठीक है। डेबिट का रूल होता है डेबिट और कम्स इन। ठीक है, अगर कैश अकाउंट डेबिट में है तो कैश फ्लो में 100% वो प्लस होगा, 100% प्लस होगा। चाहे वो इन्वेस्टिंग का ले आओ, चाहे वो फाइनेंसिंग का ले आओ, चाहे ऑपरेटिंग का आप ले आओ मेरे पास, चाहे ऑपरेटिंग का ले आओ मेरे पास, रूल लगेगा ये, रूल लगेगा ये। आप ये बताइए डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। P&L डेबिट है ना, इस पे कैश तो नहीं है, बैंक तो नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग में नहीं आता, इसलिए वो फाइनेंसिंग में नहीं आता, वो सिर्फ ऑपरेटिंग में आएगा। और P&L डेबिट है इसलिए आपने डेप्रीसिएशन को ऐड कर दिया। मतलब आपको वो उल्टा भी नहीं सोचना कुछ। अगर आपको एंट्री आती है आप अपने आप उसको प्लस कर दोगे, कुछ और सिर्फ आज की क्लास की मेहनत थोड़ी सी। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैं लॉजिक से जाऊं, यस इन्वेस्टमेंट कम हुई है, मेरी सेल हुई होगी, मेरा पैसा आया होगा, तो आप इसको सेल मान लेते हैं। ये भी एक तरीका होता है कराने का। डेप्रिसिएशन भी तो लग सकती है। इन्वेस्टमेंट में बेटा डेप्रिसिएशन नहीं होता। अगर बेटा ये टेंजिबल एसेट होता है ना बेटा, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आ जाता बेटा। ठीक है, ये पार्ट कंफर्टेबल मैं भी लिखवा नहीं रहा हूं, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा ये पॉइंट आज। ठीक है, चलिए, इसका मतलब आज हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इसको ऐसे लिखेंगे। आज हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने ये फर्स्ट इसलिए लिखा, या तो वो P&L में आएगा, या वो इन्वेस्टिंग में आएगा, या फाइनेंसिंग में आएगा। अगर P&L है तो ऑपरेटिंग में आएगा, अदरवाइज हमेशा किस में आएगा? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। डेबिट है तो प्लस होगा और क्रेडिट है तो माइनस। यहां भी अब एक स्टूडेंट को दिक्कत आती है, सर आपने तो क्या दिया, हम एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा कौन सा इन्वेस्टिंग है कौन सा फाइनेंसिंग है? बेटा अगर वो एसेट का है, अगर वो एसेट का है तो इन्वेस्टिंग होगा, अगर वो लायबिलिटी का है तो वो 100% फाइनेंसिंग का होगा। सिंपल से दो रूल है। मैंने क्या बताया? कैश है तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, P&L है तो ऑपरेटिंग, यानी खत्म। अगर वो कैश एसेट का है तो इन्वेस्टिंग है, अगर वो कैश लायबिलिटी का है तो वो क्या पे आएगा? फाइनेंसिंग में। ये सिंपल सा रूल होता है इसके अंदर। चलिए बताइए, ये कैश किस चीज का है? एसेट का, लायबिलिटी का? डेबिट में आ रहा है, बिना सोच समझ के भी सिर्फ इसको ऐड कर दो बस। हाँ, अगर मुझे टेक्निकल भाषा में जाना हो, ये क्या है? अगर आपको ट्रिक आगे दी गया, सर ने कहा था हाँ डेबिट है कैश है, मुझे सोचना ही नहीं, प्लस कर दो, खत्म हो गई। ये बात क्लियर, कंफर्टेबल? लिखो इतना पहले। अभी आएगा ना बेटा, फाइनेंसिंग में आएगा ना। लेट मी कंप्लीट दिस, आई एम टेलिंग यू, सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं इवन बेटा वो केस भी कराऊंगा जिसमें कैश आएगा ही नहीं। कुछ ऐसे केस भी आएंगे दिव्या जिसमें बेटा कैश भी आएगा P&L भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी। वो एक जगह प्लस भी होगा और एक जगह माइनस भी होगा। राइट, इतना डन है, इजी है। चले आगे, चले बी। आई होप कि आपके 12 से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है कहीं। प्लीज प्लीज, सिर्फ आज की रिक्वेस्ट है, आज तक 12 को निकाल देना। अभी आई कैन गारंटी आज के बाद आपको 12 में दिक्कत नहीं आएगी, 12 वाले टॉपिक में आपको रिलेट हो जाएगा वो। बी में क्या लिखा है बताइए? was purchased and some investment was sold at a loss of। कितनी इन्वेस्टमेंट बेची ये नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है सम। चलिए दोबारा से बेटा इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाते हैं।
बेटा ओपनिंग बताओ कितने हैं? 70,000, वेरी गुड। क्लोजिंग बताओ बेटा। 31,000, CD BD कितने की खरीदी है इन्वेस्टमेंट? 15,000, एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट टू कैश। yes sir, अब आप देख लीजिए कैश किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। सॉरी 15,000 मैं चेंज करूँ 15,000 एक बार दोबारा बताइए। इन्वेस्टमेंट 15 की खरीदी है तो कैश डेबिट में क्रेडिट में? क्रेडिट का मतलब माइनस होना चाहिए। लॉजिकली हम ऐसे कहते हैं परचेज हुआ है तो कैश गया होगा इसलिए माइनस कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? पहले अब इन्वेस्टमेंट कितने की सेल करी है? लॉस ऑफ 7,000, ठीक है। लॉस है तो P&L में डेबिट होना चाहिए। yes, अगर P&L में डेबिट है तो दूसरे अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होगा। तो लॉस हमेशा इस साइड आता है। लॉस ऑलवेज कम्स हियर P&L। कितना अमाउंट बताइए, कितने का लॉस है? 7,000। मुझे बताइए क्या दोनों साइड मैच कर रही हैं? ये 85 आ रहा है, ये भी 85 आना चाहिए। कितना डिफरेंस आ रहा है? प्लीज करो यार, प्लीज करो आ जाओ। ये आपका फायदा, टॉपिक आगे भी काम आएगा। MBA करोगे, MCOM करोगे, सब जगह काम आएगा यार। 48,000, 48 बैंक। इसका मतलब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट 48,000 पे बेच दी होगी, उस पे मुझे 7,000 का लॉस हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ 55,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी जिसको मैंने 48 पे बेचा होगा। यहां तक पहले क्लियर है? ये मैं क्या करा रहा हूं, ये अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आ सकती हैं आपको। बोल बेटा। सर एक बार कैश क्रेडिट का बताऊंगा। अभी बता और लिखवा रहा हूं अभी। इतना पहले डन है, कंफर्टेबल। लेट्स टेक इट अगेन। आज शायद मैं 100 टाइम रिपीट करूंगा। कैश यहां पर कितनी बार? 2 बार आ रहा है। एक बार इधर आ रहा है और एक बार इधर आ रहा है। ये क्या इन्वेस्टमेंट टू कैश है? अगर कैश क्रेडिट में आया तो हमेशा माइनस होगा, अगर कैश डेबिट में तो हमेशा प्लस होगा। लॉजिक है, ये परचेज इसलिए माइनस हो रहा है, ये सेल है इसलिए प्लस हो रहा है। यहां P&L डेबिट है। डेबिट कैसे एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। P&L डेबिट हो रहा है। P&L वाली एंट्री क्या इन्वेस्टिंग में आ सकती है? क्या फाइनेंसिंग में आएगी? किसमें आएगी? ऑपरेटिंग में आएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में भी कौन से वाले में? सिर्फ पहले वाले में, बाकी 3 वाले की तो बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। ये पहले क्लियर हुआ? 1% क्लियर हो गया, मैंने कहा 100%। 1% क्लियर है। अब इसको अगर मैं लिखूं, इस चीज को अगर मुझे लिखना है, ये आ गया जी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब इफ आई सॉल्व दिस, लिखना नहीं प्लीज, लिखना नहीं अभी। मुझे बताइए कैश का ये भी आइटम कैश का, ये भी कैश का है, कौन से वाला डेबिट है? 48 वाला। ठीक है, यहां मैं क्लियर कर दूं, कई बार बच्चा कहता है डेबिट साइड के लिए है, मैं लेजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये कई बार दिक्कत आती है बच्चे को, सर आप क्या बात कर रहे हो, आपको अकाउंट्स नहीं आता। मैं लेजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। सेल कितने का सेल है बेटा अपने को? 48,000, कंफर्टेबल। बेटा परचेज कितने का था? 58,000, कंफर्टेबल यहां तक। ठीक है, P&L बताइए कितना है? 7,000। तो ये नेट कितना आएगा बेटा अपने पास? 33,000, मैं एक बार याद दिला देता हूं, 12th में आपके टीचर कहते थे बेटा अगर लॉस है तो ऐड कर दो, अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर दो। ये लॉस हुआ है इसलिए ऐड हो गया। लॉजिक ये है क्योंकि वो P&L डेबिट होता है इसीलिए आप उसे करते हैं, ये लॉजिक होता है इसका। 1 मिनट यानी ये बताओ इसका टोटल कितना है? 3 मिनट, जल्दी नहीं करो, आज इतना इजी बन जाएगा टॉपिक, थोड़ा बहुत जल्दी मत करना। इस सब का टोटल करो कितना है? O + I + F टोटल करो कितना आ रहा है? Just see your difference, 70 - 30 40 आएगा। फर्स्ट केस में देख लीजिए आप, केस 1 में देख लो आप, केस 1 में देखो
कितने भी केसेस में चेंज कर दूं, नेट इफेक्ट बैलेंस शीट की फिगर से मैच करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो हमारी मिस्टेक है। दिस विल हेल्प यू टू पिक द टफ एंट्रीज। एग्जाम में जितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, नेट इफेक्ट एंट्री का मैच करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमारी गलती है। ये पार्ट क्लियर है? पहले चलिए आराम से कॉपी करिए इसको बेटा। आई होप 1% से हम लोग 2% पे आ गए हैं। अभी 100% मुझे पहुंचाना है। देखो जब मैं लाइबिलिटी पे आऊंगा, आई टेक इट आउट बेटा, ठीक है? मुझे याद है। सेकंड केस क्लियर? चलो because we feel privileged when you guys give us compliment. One of my student is teaching in GD Goenka and she is teaching accounts there, and my wife is also there for the arts teacher. तो एक बार वो मिल गए तो she said कि हाँ मैं पंकज सर से पढ़ के गई हुई हूँ और मैं आज वही चीज़ पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। मज़ा मुझे तब आता है कि हाँ वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और आपका भी यू नेवर नो, अभी तो आपसे ग्रेजुएशन पे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल बी डूइंग सम जॉब्स, आपको ये चीज़ें काम आएंगी वहाँ पर कभी ना कभी। और सर आपको सीए में काम आएगा, गारंटेड सीए में लॉजिक काम आएगा ये, ठीक है? डन, कंफर्टेबल? चलो अब मुझे केस थर्ड बताइए। चलो पहले लेजर बना ले बेटा। केस सी, इन्वेस्टमेंट का लेजर। बेटा ओपनिंग बताओ, शाबाश। क्लोजिंग बताओ बेटा, गुड, इजी, कंफर्टेबल यहां तक? कैश फ्लो में कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग का इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ उसके डिफरेंस का आता है। अब इन्वेस्टमेंट वर्थ 60,000 वर्थ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो टोटल मुझे सेल से कितने पैसे मिले होंगे? 68,000। इट मींस बैंक, ठीक है? 68 मिला होगा। मैंने यहां इसलिए लिखा कोई पैसा आया होगा, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इतना क्लियर है? लॉस को मैंने अभी यहां लिखा था, तो गेन कहाँ आएगा? यहां लिखा जाएगा। कितना अमाउंट? पहले इतना देख लीजिए, दोनों साइड बेटा मैच करनी चाहिए। नहीं कर रही है, कुछ फर्क आएगा बच्चे? 20 का बेटा। टू कैश, प्रांजल जस्ट स्टॉप में दे जहां दिक्कत हो, ठीक है? एंट्री में अगर आपको नहीं क्लिक करा तो एंट्री छोड़ देना, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इतना इजी है। दोबारा देख लीजिए, दो बैंक की फिगर आ रही है, एक पीएनएल का फिगर आ रहा है। चलिए दोबारा लिखते हैं बेटा, OIF। हम बात कर रहे हैं बेटा इस चीज की। अब आप मुझे बताइए पीएनएल वाला आइटम कौन सा है? 8,000 क्रेडिट हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। आपके टीचर कहते थे इसको गेन है इससे माइनस कर दीजिए। ये कैश क्रेडिट में आ रहा है, क्रेडिट वाला हमेशा माइनस होगा, -20। परचेज का ये वाला डेबिट का है, डेबिट वाला हमेशा गेन, सेल। नेट इफेक्ट -48, सॉरी +48। आप नेट इफेक्ट चेक कर लीजिए, 40 करेगा मैच? हाँ बेटा। बेटा रीजन क्या है? मुझे तो अल्टीमेटली याद करो, मैंने कहा था ऑपरेटिंग के फर्स्ट 2 को छोड़ के बाकी सब एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब बेटा अगर मेरे पास कैश आया है तो गारंटीड मेरा कैश बढ़ गया होगा बेटा, तो सेल में कैश आएगा इसलिए मैं प्लस करता हूँ बेटा। परचेज मेरा कैश चला जाता है इसलिए मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है? तो कोई बच्चा इसलिए कंफ्यूज होता है कि सर ऑपरेटिंग में तो आपने अपोजिट कर दिया था। सिर्फ अपोजिट ऑपरेटिंग में इसलिए होता है जस्ट टू रीच एट ओपी, नथिंग एल्स। बाकी सब में पूरा कैश फ्लो एक्चुअल होता है। इन्वेस्टिंग एक्चुअल है, फाइनेंसिंग पूरा एक्चुअल है, टैक्स पूरा एक्चुअल है। अब क्लियर? कैन यू मूव टू फोर्थ केस? चलिए फोर्थ केस। डी केस।
मेक अ लेजर, ओपनिंग इज 70, क्लोजिंग इज 30, एक गर्ल और भी नाम है, गर्ल कौन सी आई थी जो उस दिन बैठी हुई थी, याद नहीं मुझे उसका नाम। मैं कह रहा सर दोबारा रिवाइज करा देंगे, डाउट्स में ले लूँगा यार, कोई बात नहीं, डाउट्स में करा दूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं। 78 30 ठीक है। चलो अब डी, मुझे बताइए अब इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20 और परचेज लिखा हुआ बेटा, Yes, sir. चलो टू कैश 20 ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर हाउ मच, 64,000. 64. राइट, वर सोल्ड फॉर 64, तो कैश में अपने पास अमाउंट लिखा हुआ है, टोटल मैच करना चाहिए। वेरी गुड बेटा, आपने क्वेश्चन देखा, एक में मैंने आपको सेल दे दिया, एक में परचेज दे दिया, एक में अब ये गेन की फिगर आ गई। तो इस तरह की वेरिएशन एग्जाम में मिलेंगी आपको। यहाँ P&L इज अ बैलेंसिंग फिगर, अब आप अपने आप बनाइए। चलिए O, I और F, So operating में -4,000. बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग में -4 ठीक है, करिए। हाँ जी, नेट इफेक्ट मैच कर रहा है। Yes, sir. तो ऑपरेटिंग में बताइए कितना माइनस किया आपने, 44,000. राइट। तो आई होप वो ट्रिक सेट हो रही है अच्छी तरह। इन्वेस्टिंग में 20 माइनस 64. प्लस 64 और नेट इफेक्ट आप देख लीजिए 40 आ रहा है। चलिए लेट्स डू द ई केस बेटा। $70 and $30, चलिए ड्यूरिंग 97 कंपनी सोल्ड 80% ऑफ इट्स, Investment. ये बेटा 70 थी, इसका 80% बेचा होगा आपने, 56,000. तो 86 होना चाहिए, 56, लेकिन कितने लॉस पे बेचा है, 10%. इसका 10% लॉस पे बेच दिया, तो हमें कैश कितना मिला होगा, 50,000। मैंने आपको 5 केस करा दिए, एक में परचेज की फिगर थी, एक में सेल की फिगर थी, एक में गेन का फिगर आया, एक में परसेंटेज के बेसिस पे एग्जामिनर ने दे दिया। टोटल ऐड करो बेटा, कितना आएगा, $86 बेटा, गुड, शाबाश शाबाश, 86। सिर्फ आज की क्लास में जल्दी नहीं करिए, ये अगर एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होगी ना, आई एम टेलिंग यू कैश फ्लो इज ऑलमोस्ट डन फॉर अस। कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें बस आपको ट्रिक और लॉजिक्स अगर समझ में आ गया, बताइए ऑपरेटिंग। वेरी गुड बेटा, इन्वेस्टिंग बताओ बेटा, एट 5400, शाबाश, माइनस 16,000, 34,400। चेक कर लीजिए नेट इफेक्ट दोबारा 40 का आ रहा है,
पंकज समझ में आ रहा बेटा? पक्का? डन? चलो। So why do we add loss and deduct profit? रीजन क्या है बेटा? लॉस इज अ रॉन्गली प्लेस आइटम। लॉस कहाँ आना चाहिए? अल्टीमेटली लॉस शुड बी एडजस्टेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना। तो हमने P&L में गलती से माइनस कर दिया है, तो हम उसे रिवर्स कर देते हैं और नेट इफेक्ट कहाँ आ गया? इन्वेस्टमेंट के लेजर में आ गया। कंफर्टेबल? इन्वेस्टमेंट थ्रू। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 2, फिक्स एसेट फिक्स एसेट ऑन नेट बेसिस। बेटा नेट बेसिस का मतलब होता है जब आपको बैलेंस शीट में डेप्रीसिएशन का बैलेंस ना दिया जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया जाए, तो उसे कहते हैं नेट बेसिस। आप चेक करिए, आपको प्लांट मशीनरी दी हुई है, कितने का दिया है? 2 लाख। दूसरा कितना दिया है? 280। अब 100% है, कितने भी केस आ जाए नेट डिफरेंस 80,000 का आएगा, गारंटीड है ये। ठीक है, आप देखिए क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रीसिएशन दिया हुआ है? डेप्रीसिएशन का मतलब डेप्रीसिएशन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दिया हुआ ना, इसका मतलब मेरे लिए बेकार है, छोड़ दो। यहां पर सिर्फ एक ही लेजर बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में याद करिए डेप्रीसिएशन करा हुआ है, उसमें 2 लेजर बनते थे, एक एसेट का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। ठीक है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया जाता उसे कहते हैं नेट बेसिस। इसमें सिर्फ एक ही लेजर बनता है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलिए लिखिए जी। एडजस्टमेंट नंबर 2, केस नंबर A, प्लांट एंड मशीनरी। बनाइए लेजर। ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग क्या फर्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन है बेटा? नहीं है। तो कैश कितना हो गया? 80। बताइए ऑपरेटिंग कितना आएगा? कहीं P&L है इसमें? आ ही नहीं सकता। एसेट का है इसलिए फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, सिर्फ जाएगा। कैश क्रेडिट में है इसलिए माइनस हो जाएगा। और आप नेट इफेक्ट देख लीजिए, 80 आ रहा है। कोई बात बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो वो इंक्रीज कर रहा है। ऊपर आप देखो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, 70 से 30 होता ना बेटा, इसलिए तो प्लस आ रहा था। हाँ बेटा बोल। सर अगर ये जो बैलेंस सीडी होता वो 180 होता तो 20 डेप्रिसिएशन होता, उस केस में तो कैश नहीं होगा ना। जब वैलिड डाउट, अगर ये मान लीजिए इसमें क्लोजिंग बैलेंस 180 होता तो दीज आर दी डेप्रीशिएबल एसेट्स। डेप्रीशिएबल एसेट्स में बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा डेप्रिसिएशन की ही होती है। हाँ अगर नॉन डेप्रीशिएबल होता जैसे लैंड, इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हम सेल लेते। ऐसे केस भी आगे आएंगे। ठीक है, चलिए ए बी पार्ट। प्लांट मशीनरी, ओपनिंग कितना अपने पास है बेटा? 2 lakhs. BD। डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है जी? 20,000. डेप्रीसिएशन ऑलवेज चार्ज टू प्लांट मशीनरी, तो बाय P&L। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं किसका है? इतना पहले क्लियर? आपने कितने पे सेल कर दिए? कितने पे? देख लीजिए, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, ये काम आएगी बता आपको। हमेशा सेल में ये लिख लिया करो BP। B का मतलब बैंक, P का मतलब
पी एंड एल। तो आपको हमेशा याद रहेगा सेल में सर ने बीपी बताया था। बताओ सेल कितना है, बैंक कितना है इसमें? इसमें लैग नहीं है। नहीं है तो चिप छोड़ दो, क्यों नहीं है? बी में कुछ नहीं है, ठीक है छोड़ दो, बढ़िया, टेंशन नहीं है, कोई बात, ठीक है कोई बात। 3 लाख टू कैश कितना है बेटा? मेरी गलती थी, मैंने वो देख लिया था। 1 lakh. ओ आई और एफ। ऑपरेटिंग बताइए बेटा। 20,000. 20 प्लस करूं माइनस करूं? Plus. प्लस, गुड। इन्वेस्टिंग बताइए। -1 lakh. नेट इफेक्ट देखिए सेम आ रहा है। पंकज चमत्कार है ये रूल है। मैं पूरा असाइनमेंट फिनिश कर दूंगा और आप देख लेना आंसर बैलेंस शीट से मैच कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट दे दो मुझे, मैं नेट इफेक्ट बता दूंगा, ये आएगा, वो आना चाहिए। लॉजिक क्लियर? सी, आइए सी पे ट्राई करिए, अपना बनाइए, बनाइए सी वाला अपने आप। बेटा डेप्रिसिएशन को किसके ऐड कर रहे हो? नॉन कैश आइटम था, तो कैश तो गेन। सी वाले केस में बताइए। परचेज क्या रही बेटा? केस नंबर सी 2 लाख, सी डी बी डी depreciation is by P&L. इसमें लिखिए बीपी। कितने की सेल है? तो इमीडिएटली लॉस निकाल सकते हैं। ये बीपी का टोटल हमेशा बुक वैल्यू के इक्वल आएगा, ये ट्रिक होती है। बीपी का टोटल हमेशा बुक वैल्यू के बराबर आएगा। एक तो पानी दे, और ये असाइनमेंट संभाल के रखो, इसको मैडम को देना। इतना कंफर्टेबल 40 60 कितना आ गया? 3 lakh. 340 टू कैश 140 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। बताइए ऑपरेटिंग में जी। Add over 20,000 or 15,000. वेरी गुड। 20 डेप्रिसिएशन का ऐड हो गया, 15,000 लॉस का। बेसिकली अब आपको ये समझ में आ गया, लॉस हमेशा ऐड होगा, गेन हमेशा माइनस होगा। इन्वेस्टिंग में आइए बेटा, बताइए। 144. -140 बेटा परचेज, ठीक है। Add 25. ऐड 25 करिए नेट इफेक्ट। -80 आ रहा होगा। आ रहा ना? Yes, sir. चलिए, ट्राई डी केस, ट्राई ई केस, ट्राई एफ केस।
हाँ जी, डी हो गया। कंफर्टेबल। डी में कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। ओके गुड, चल करिए लेट्स कंपेयर इट, लेट मी डू इट। डी के 2,80,000, 25,000 is the depreciation. Because sold BP 25,000 की मशीनरी है, डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? इट मीन उसका बेटा बुक वैल्यू 18,000 है। 25 में से 7 चला गया। नेट का मतलब होता है कि अभी तक का डेप्रीसिएशन हमारे लिए इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि हमने एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग से नहीं बनाया है, तो हम बुक वैल्यू पे बात कर रहे हैं। इतनी भाषा पहले समझ में आई? रिपीट कर रहा हूं, प्रीति व्हाट आई एम सेइंग बेटा 25 की कॉस्ट थी, बट मैंने यहां पर कॉस्ट नहीं लिखी क्योंकि ये भी कॉस्ट नहीं है, इसमें डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आया होगा, ये बुक वैल्यू है। तो लॉजिकली जब आप बेचोगे तो भी तो बुक वैल्यू की बात करोगे। अब कितने की सेल करिए बेटा? 15,000 की। तो मेरा लॉस कितने का आ गया? तो हो सकता है प्रांजल आपने यहां बेटा मिस्टेक हुई हो। क्लियर हो गया? गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी मैडम, कंफर्टेबल? चलो जी, गाड़ी ठीक चल रही है अभी तक अपनी। तो मैं मान लूँ कि 1% से आप लोग 10% तक आ चुके हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ अभी तक। 1% से 10% आ चुके हैं, चलो गुड। तो अभी 100% लेके आना है मुझे आपको। बताइए ऑपरेटिंग में कितना था? 25 प्लस 3, शाबाश। कुछ इसमें बैलेंस की फिगर भी थी, कुछ बैलेंसिंग आ रहा है? 120 23, ओके, माइनस 123 प्लस, आई होप नेट डिफरेंस मैच कर रहा है बेटा। वो तब लेते ना बेटा जब आप एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर बनाते। मान लीजिए आपने 50,000 का मोबाइल लिया, उस पर 10 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो आप अपनी बैलेंस शीट में 40 लिखोगे ना, 50 माइनस 10। फिर आपने 10 चार्ज किया, आप 30 लिखोगे। एक वे ये होता है कि आप 50 लेस 20,000 दिखा दिए, उसे कहते हैं ग्रॉस मेथड। जब आप नेट करके लिखते हैं तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी माइनस कर दी है, इसलिए हमने 25 में से 7 को माइनस किया, क्योंकि वो डेप्रीसिएशन अभी तक का डेप्रीसिएशन जो चार्ज हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें जो वैल्यू है वो 25 नहीं होगी, वो 80 होगी। So sir, जो प्रॉफिट एंड लॉस अपन ने जो लिया 25,000, 7,000 इसी के अंदर ही है। बिल्कुल, ये रीजन। अभी जब हम लोग ग्रॉस पे आएंगे उसमें 2 लेजर बनेंगे, एक एसेट का और एक डेप्रीसिएशन का, तब उसमें हमेशा कॉस्ट पे बात होती है।
क्लियर? चलिए ई केस पे आते हैं। पंकज को दिक्कत तो नहीं पीछे? बेटा पूछ लेना, ये आपको पता है 15 नंबर की संजीवनी बूटी है, ये कैश फ्लो आना है। और ये संजीवनी बूटी आप खुद लानी है, हनुमान जी नहीं आएंगे वो लेने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। किस कॉलेज में भी कैश फ्लो स्टार्ट हुआ है? किसी पे स्टार्ट नहीं हुआ? कोर्स से कंप्लीट नहीं हो गया ना आपका? तो चल गए। चलिए ई डेप्रीसिएशन 20, बीपी मशीन कॉस्टिंग 30, डेप्रीसिएशन कितना है उसका? तो बुक वैल्यू कितनी है? इसलिए मैंने ये ट्रिक लिखवाई थी कि आपको याद रहे बुक वैल्यू का। 30 में से 18,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है तो बुक वैल्यू 12,000 है। कितने प्रॉफिट में बेचा है? तो बैंक में मुझे 18,000 मिले होंगे, तो अब पी यहां पर नहीं आएगा, ये लॉस नहीं है अपना। और थोड़ी थोड़ी आपकी धुंधली यादें 12th की याद आ गई होंगी आपको। 12th में भी ऐसे ही केस करते थे आप। ये सारे जो केसेस मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस हैं बेसिकली। जब आप क्वेश्चंस करेंगे फुल फ्लैश यही चीजें दोबारा मिलेंगी हम लोग। निकालिए बैलेंसिंग जी, कितना बेटा ये 92,000 चेक कर लीजिए, वेट कर रहा हूँ जी। हाँ बेटा बोलो। सर ये 12,000 में लिखा है। 12 कैसे लिखा बेटा? वेरी गुड, गुड डाउट, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। बेटा ये हम कितने लेजर बना रहे हैं? हम एक लेजर बना रहे हैं। जब बेटा हम लोग 2 लेजर बनाएंगे, मैं एक बार दोबारा ये लॉजिक समझ, प्लीज देख लीजिए, मैं एक बार ये लॉजिक दोबारा समझाता हूँ, बोलने से बेटा लिख के करते हैं। बेटा अगर 100 रुपये का एसेट है, देखो आप ही देख लो, आपका डाउट था ये 10 रुपये का डेप्रीसिएशन है। अब इसको लिखने के 2 तरीके, या तो मैं लिखूँ बैलेंस शीट में 90 रुपीज़, या मैं बैलेंस शीट में लिखूँ 100 - 10। 90 का मतलब है बेटा मैंने एक ही लेजर बनाया मशीनरी का 90 का। इसका यह मतलब मैंने 2 लेजर बनाए, एक 100 का और एक 10 का। तो जब आप एक लेजर बनाते हो तो आप कॉस्ट की बात नहीं करते, आप बुक वैल्यू की बात करते हो। कॉस्ट और बुक वैल्यू में फर्क होता है। आज आपका आईफोन 2 साल पहले अगर 60,000 का है तो आज आपकी बुक में 60,000 का नहीं होगा, 40 का होगा, 36 का होगा। जो बैलेंस है वो डेट इज डेप्रीसिएशन। तो रीजन यहाँ पर हम क्योंकि एक ही लेजर बना रहे हैं बेटा, तो ये इम्पैक्ट मेरा आ जाता है नेट वाला। नेट का मतलब है कि जब हम सिर्फ बुक वैल्यू की बात करें, कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। इसी रीजन से मैंने यहाँ बीपी लिखवाया, ठीक है? तो वो कैश लेकिन आएगा तो 18,000 ही ना। क्या बेटा? देखो तो समझाने के लिए लिखा है। बेटा 12 तो आपको समझाने के 18 ही आएगा। अरे यार ये तो, अरे यार सॉरी चलो अब ठीक। सर कैश का अमाउंट 1,12,000 आ रहा है। 112 आ रहा है, कोई बात नहीं। दिव्या बेटा मैथ्स थोड़ा सीखना पड़ेगा, मैं एडिशन देता कोई बात नहीं, एडिशन के 1,12,000 चलो याद मेरी, ठीक है? चलिए अब आइए ऑपरेटिंग बताओ जी। डेप्रीसिएशन बेटा 20 -6 गेन माइनस हो गया, वेरी गुड। इन्वेस्टिंग पे आ जाइए, वेरी गुड। 18,000 कहानी खत्म। मैच करेंगे, नेट 80 से मैच कर रहा होगा। देखो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह एफ केस भी करेंगे अभी। ये केस सारे करने हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस पे फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं इतना टाइम आप लगा रहा हूँ। सर बुक वैल्यू तो वो होती है ना जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। हो चुका है।
तो इसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, बुक वैल्यू इसकी कितनी आ रही है? 10,000। मैं फिर पूछ रहा हूँ, बुक वैल्यू जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या चीज का मतलब है? पांचल, बुक वैल्यू लॉजिक समझ में आ रहा है? रिपीट करूँ आपके लिए? बिल्कुल बेटा, राइट, ठीक है। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40% बुक वैल्यू, तो 10 में से 40% जाएगा, कितना बचेगा? तो 60,000, सॉरी, ठीक है, 6,000। तो लॉस कितना हो गया अपना? 4,000। निकाल लीजिए क्या लॉस आ रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बताइए ऑपरेटिंग में। शाबाश बेटा, वेरी गुड। 10 डेप्रिसिएशन का, 4 लॉस का। इन्वेस्टिंग +6,000 -1 lakh। राइट, और नेट इफेक्ट मैच करेगा 80 से। तो आई होप अब हम 20% तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। हमें 100% तक पहुंचने हैं क्लास खत्म होते होते। अब जरा हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यही 3 मेन एडजस्टमेंट है, बाकी तो बहुत छोटी छोटी सी एसेट्स की ही मेन होती है हमेशा। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 3। आप मुझे बताएंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 और 2 के डाटा में क्या फर्क है? पिछले वाले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का कोई भी प्राणी नहीं गिवन था, इसमें आपको ये भी गिवन है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 और नाम होते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन फंड। तो लिख लीजिए वहां पर, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 सिनोनिम या पर्यायवाची, हिंदी में कहते हैं ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फंड। सो इन 3 में से किसी भी नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको। तो इसका मतलब एग्जाम में अगर एसेट भी दिया जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया जाए, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, हाँ अब मुझे एक लेजर नहीं बनाना, 2 लेजर बनाना है। अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, देखिएगा कैसे। इसमें सबसे पहले आप प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाएंगे और एक लेजर बनाएंगे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 4 लाख और 460 डेप्रिस। देख लीजिए यहां पे मैंने क्या रिकॉर्ड किया, मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड करी। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू मैंने लिखी है, वो बुक वैल्यू होती है। डेप्रिसिएशन यहां पर आ रहा है अपने पास 160, इधर आ रहा है अपने पास 1,80,000। ये क्लियर? ये अपने पास CD, ये BD। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। रीजन क्या होता है, आप देखो एसेट में से माइनस हो रहा है वो। अगर एसेट का डेबिट बैलेंस है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज लाइक अ लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अब अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पहले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गारंटीड यहां से क्या निकलेगा, टू कैश। और यहां की जो फिगर होती है वो डेप्रिसिएशन की फिगर होती है। जो अभी तक इधर आ रही थी वो फिगर अब इधर आ जाएगी, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बन गया। अब अगर मुझे OIF लिखना है तो O आएगा 20, इन्वेस्टिंग में -60, नेट डिफरेंस कितना आ रहा है 40। चेक कर लीजिए 240 और 280 का नेट डिफरेंस
भाई ये एक केस का फिगर है। चलिए केस बी करते हैं। देखिए सामने ओपनिंग इज 4 लाख, क्लोजिंग इज 460, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इज 160, क्लोजिंग इज 180। Depreciation provided during 90 days how much? प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा थोड़े से, अब थोड़ा चेंजेस आएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ कितना, तो 100% ये क्या हो जाएगा 210। बड़ी मैच नहीं कर रहे। इसकी जो ये फिगर आती है, ये फिगर, ये फिगर हमेशा यहां से आती है। अभी तक समझिएगा, अभी तक मैंने सेल में क्या लिखवाया था, बीपी लिखवाया था, क्योंकि अभी तक उसमें डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें हमेशा लिखिएगा बाप, ठीक है। बी से हो जाएगा बैंक, पी से लॉस, ए से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप देखिए इसमें सेल तो है ही नहीं कहीं, इसका मतलब इसमें बैंक तो हो ही नहीं सकता। अगर सेल नहीं है तो लॉस भी नहीं हो सकता मुझे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये चीज लिखी हुई है तो गारंटी जो 30,000 है, ये कंपनी ने क्या करा होगा, कोई एसेट है जो राइट ऑफ कर दिया होगा, ठीक है, जो स्क्रैप था पूरा हटा दिया। इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, पूरा का पूरा कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया, 30 हट गया अपने पास। अब जैसे ही 30 हट रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी कह रही है मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो भाई 160 पहले था, 50 है, 210, 30 का आ गया। हो सकता है आपने एक्सेस चार्ज कर दिया हो, आपने रिवर्स कर दिया हो, तो इसलिए वो एंट्री P&L में एडजस्ट हो जाती है, और सॉरी एसेट अकाउंट में आप एडजस्ट कर देते हैं। तो ये वाली फिगर हमेशा 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 कहाँ जाएगी, किसका पार्ट, ए का पार्ट। इस मीन्स कई बार एक्सेस हो जाता है, कई बार कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, ये उसको एडजस्ट करने के लिए फिगर्स होती है, ये बात याद रहेगा। तो मैंने नेट में बीपी सिखाया था, इसमें बाप, ये क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए नेट डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, 90। जरा मुझे बताइए ओ, आई और एफ, इन्वेस्टिंग कितना आएगा जी, -90, कोई टेंशन। डेप्रिसिएशन कितना आएगा जी, नेट डिफरेंस देख लीजिए आप। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, उस फिगर से घबराना नहीं, वो फिगर कभी भी होगी तो अल्टीमेटली एसेट अकाउंट में ही ट्रांसफर होनी है, ठीक है। चलिए करिए सी डी ई, ये 3 केस अपने आप ट्राई करिए, 5 मिनट होगा। Assume I'm not here. C, D and E is
सर ये 30 इधर कहीं शो नहीं होती। आगे ना बेटा बाय इक्विटी डेप्रिसिएशन सर नहीं ऑपरेटिंग कैसे आएगा? क्या P&L है, क्या कैश है, क्या बैंक है? सिंपल ट्रिक है। टॉपिक का नाम ही क्या है? इसका टॉपिक होना ये चाहिए, टॉपिक का नाम रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद कैश। कैसा राइट वर्ड फॉर दिस? आप प्रॉफिट और कैश को मैच कर रहे हो। सर इसका कंपनीज में यूज है कैश फ्लो। अरे कैसी बातें करते हो? कंपनीज एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा चेंज हो चुकी है। अब डेफिनेशन में ट्रेडिंग P&L भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, कैश फ्लो भी आता है। कैश फ्लो इज नाउ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको भी बताता हूं, मैं पटना के लाइब्रेरी में काम कर रहा हूं। पटना इज स्मार्ट सिटी। पटना के पूरी कैश फ्लो मैंने बनाई है बैठ के यार, पटना शहर के लिए। ऐसी बातें कर रही है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है एक्सेल में। पूरा बैलेंस शीट, पूरा P&L, पूरा कैश फ्लो। जिस एंट्री में डाउट उसे मार्क करिएगा। 5 मिनट दे, अप्लाई योर माइंड। केस नंबर सी आप करते रहिए।
we compare the answers. ट्रिक क्या थी? बीएपी Yes, sir. मशीन पे डेप्रीसिएशन 20 लग चुका है, लिखा हुआ है, सेम 20 इधर भी आएगा अपने पास। वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो बताइए बैंक में कितना मिला होगा मुझे? 48,000। कैसे आया? रिपीट करता हूँ, 60 की मशीनरी थी, 20 का डेप्रीसिएशन था, 40 + 8, लॉस नहीं है इसलिए प्रॉफिट इधर आ गया। तो इधर वाली जो फिगर आएगी दैट इज डेप्रिसिएशन व्हिच गोस टू पी एंड एल 40। यहां बताइए कितना आ रहा है फिगर? चेक कर लीजिए एक बार। चेक करिए। बोल बेटा, बोल लो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कहाँ से लो बेटा, बोल चल। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, बेटा याद करिए इसमें 2 लेजर बन रहे हैं, तो इसमें बेटा जितनी भी एंट्री आएगी बेटा ये सारी एंट्री यहाँ पर कॉस्ट से आती है, ठीक है। कॉस्ट बेटा अपने को कितनी है? 60 है बच्चे, ठीक है। 60 में वो कह रहा है 20 का डेप्रिसिएशन, तो मैंने ए में 20 लिख दिया। प्रीवियस वाले केस में मैंने बीपी सिखाया था आपको, रीज़न उसमें बुक वैल्यू था, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लेजर बनाते हैं इसलिए यहाँ पर कॉस्ट आ जाता है। अब 20, तो 60 में से अगर 20 माइनस करें 40 आता है। वो कह रहे हैं हमने जो सेल किया बेटा वो 8,000 प्रॉफिट पे किया, तो गारंटेड मुझे 48 मिला होगा, इसलिए मैंने पी में यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाला नहीं। इसी रीजन से ये टोटल मैंने आपको बताया ये एडी की फिगर हमेशा उस लेजर से ट्रांसफर एंट्री 68 आया, 68 में से 8 क्या अपने पास प्रॉफिट है, तो नेट डिफरेंस क्या है? कॉस्ट का है। प्रीवियस वाले केस में हमेशा नेट डिफरेंस बुक वैल्यू का मैच करता है, तो इसमें कभी भी जब 2 लेजर बनेंगे तो आंसर हमेशा कॉस्ट पे आएगा, लेकिन जब 1 लेजर बनता है तो हमेशा किस पे आएगा? बुक वैल्यू पे आएगा। जो ये 20,000 डेप्रिसिएशन है हम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से राइट आउट। ये सपोज जो अभी तक अपना था उसको हम रिमूव कर रहे हैं बेसिकली, जिससे कि नेट डिफरेंस वहां पर आ जाएगा अपने पास। मुझे बताइए क्या नेट डिफरेंस मैच कर रहा है? चेक कर लो भाई, पीयूष कर रहा है? चलो डी। अगेन ओपनिंग सेम रहेगा, क्लोजिंग 460 सेम रहेगा, डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, ये सेम रहेगा अपना। यहाँ बाप लिख लीजिए, याद रहेगा आपको, यहाँ आप सेम पार्ट लिख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। डेप्रिसिएशन कंपनी ने 40 लगाया है, ये 2 लाख, तो ये बैलेंसिंग कितना आ जाएगा? 20। मशीन कॉस्टिंग 50 है, ठीक है, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, अरे 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 माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक, सॉरी,
लगता है मेरा भी अब एक्सेस हो गया है, सब भूल गया हूँ मैं, सुबह से पढ़ा रहा हूँ। दोबारा करते हैं डी के, सॉरी लेट्स रिकलेक्ट। मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40, डेप्रिशिएट प्रोवाइड 30, depreciated provided on it 30,000 was disposed of 35। मुझे बताइए बैंक से कितने पैसे मिले आपको? 35,000 इस पे अभी तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये पुराना डेप्रिसिएशन है 30 का। यहाँ पर कॉस्ट उसने नहीं दिया, लेकिन हम निकाल सकते हैं। मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ आपको? प्लीज रटना नहीं, 40 की चीज 35 में बेची है। देखिए कहाँ लिखा है बेटा, बुक वैल्यू 40 है। यहाँ एग्जामिनर ने इस केस को ट्रिकी बना दिया, इसने कॉस्ट नहीं दिया आपको। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ केस, मैं केस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। बुक वैल्यू कितनी है बताइए? 40,000। अभी तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? 30, इसका मतलब टोटल कॉस्ट इसकी कितनी रही होगी? 70। राइट। जिस बच्चे को बुक वैल्यू और कॉस्ट का फर्क समझ में आ जाए, आई एम टेलिंग यू ये केसेस बड़े आसान है। अभी तक कंफर्टेबल है। नुकसान कितने का हुआ? 5 का। चेक कर लो, लिखा हुआ है 40 की चीज 35 पे बेची है। ये मैंने ट्रिक सिखाई थी, ये 30 यहाँ जाता है हमेशा। कितना बैलेंस आया? 10। यहाँ बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? और 210, सो राइट 50 आ गया राइट। यहाँ बताइए 1,30,000। O, I और F। ऑपरेटिंग बताइए क्या क्या आएगा ये? प्लस 50 तो डेप्रिसिएशन का आ गया। 5,000 क्या था बेटा? P जो है मेरा बेटा लॉस आया ना बच्चे, 40 की चीज देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा 30 लॉस हो गया ना बेटा। इन्वेस्टिंग में बताइए जरा प्लीज। ठीक है बेटा, नेट डिफरेंस चेक करो भाई। 40 का। अरे चलो सर मैंने उसको ना गलती से बोलने की पहले बॉस, लेकिन आंसर नेट इफेक्ट सेम आ रहा है। ठीक, नेट इफेक्ट सेम आएगा, लेकिन आपका उस ये इन्वेस्टिंग सेम नहीं आ रहा होगा ना। मतलब मैथ्स तो यानी इन्वेस्टिंग बताओ पहले कितना आ रहा है आपको? -65। माइनस, हाँ डिफरेंस मैच ही करा ना। नेट तो आपको मैच कर ही जाएगा। एग्जामिनर ने नेट नहीं चेक करना है, ये तो मैंने पुट्टी बताई है। एग्जामिनर ने बेटा इन्वेस्टिंग चेक करना है। ठीक है, अभी तक क्लियर है? चलिए, सिर्फ आज की मेहनत मेन है अपनी ई। ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग 460, ओपनिंग 160, क्लोजिंग 180। कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू 40,000। क्या मतलब है इसका बेटा? टोटल डेप्रिसिएशन यस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है इतना? अब मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50,000। बाप लिख लीजिए, ये कॉस्ट के इक्वल होगा। वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ। 20,000। क्या आप ये वाली फिगर निकाल सकते हैं? बताइए कैसे आएगा? बैलेंस करके कितना आएगा बेटा? 20,000। बोलो 20,000। 20। देवा जी क्लियर हुआ किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आपको ओपनिंग बेटा ये दिया हुआ है, क्लोजिंग ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैन वी हैव दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर बेटा? ये भी कौन सी फिगर होती है? हमेशा इस ये वाली फिगर होती है। इसका मतलब क्या है? 50 में से 20 का डेप्रिसिएशन कंपनी लगा चुकी है, तो आज एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 30,000। ये बात क्लियर हुआ? कंफर्टेबल यहाँ तक? मुझे बताइए कंपनी ने कितने पे बेचा? 36।
कैसे आया बेटा 36? The profit on book value दिया हुआ है, profit 20% profit on book value. वेरी गुड वेरी गुड। बुक वैल्यू है जी, कॉस्ट 50 था, उस पे 20 का डेप्रिसिएशन था, तो बुक पहले कितनी थी 30, उसका 20% पे सेल कर रहे हो, तो 36 पे सेल करोगे आप, ये 20 इधर आ गया, 6000 हमारा प्रॉफिट। निकालिए बैलेंस कितना आ रहा है? 1,10,000. लेट देम कंप्लीट अपने आप ऊपर। आज आई डाउट कंप्लीट हो पाएगा, एक ही केस, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एसेट कंप्लीट करेंगे आज। बताइए ये ऑपरेटिंग में क्या आएगा जी? 34 plus 40,000. 40 तो डेप्रिसिएशन हो गया, Minus 6,000. -6 ऑन गेन का, बिल्कुल ठीक है जी। इन्वेस्टिंग बताइए, Minus 110 plus 36. बिल्कुल ठीक है जी। आई एम वेटिंग, सिर्फ आज सारा नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंप्लीटिंग एडजस्टमेंट नंबर 3। 2 केस और रह गए इसमें हमारे भी, ठीक है। बाकी टैक्सेशन का, डिविडेंड का टेक नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अभी रुको, दो केस रह गए बेटा, वो एसेट वाला कंप्लीट करेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से याद करके आया हूँ, भूल जाऊँगा यार, बहुत मुश्किल होता है बेटा वो। नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है बेटा। एसेट का प्लीज प्लीज, कितने प्यारे हो। कौन सा? हाँ, 2 तो कैसे रह गए, ए और बी। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए प्लीज, आखिरी बेटा आखिरी हो जाए, चुनने मुन्ने केस है, अब तो आप एक्सपर्ट हो। 2 केस रह गए हैं बस, आखिरी थोड़ी करा रहा हूँ। चलो कैसे कैसे बातें करते हैं, चलो चलिए। अब दूसरी बैलेंस शीट देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक और बैलेंस शीट दी हुई है, P&L नलायक प्लांट एंड मशीनरी। चलो P&M शॉर्ट फॉर्म है। चलो अब मुझे बताइए इस केस में फर्क क्या है, केस ए में क्या लिखा हुआ है, देखिए। सर क्या जागो मोहन प्यारे जागो बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस ना करके उसने कहा दे दिया, एडजस्टमेंट में दे दिया। अब समझना प्लीज, सामने देखिए, सामने देखिए, सामने ये देखिए। अगर ये बैलेंस शीट है, अगर मैं यहाँ 100 - 20 लिख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। आई कैन राइट इवन इन दिस वे, कोई दिक्कत। आई कैन इवन राइट इन दिस वे, फर्क क्या है? जो हमने अभी तक केस करे वो ये वाले, अब नीचे देखो। इट मींस बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन अगर बैलेंस शीट में दे दी जा रही है, इसका मतलब एसेट की कॉस्ट दी हुई है। अब अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आपको नेट दिया हुआ है, आपको ये नेट फिगर दी हुई है। इसका मतलब अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्शन के बाद। बट कहीं भी ये रूल याद कर लीजिए, लिखवारों में भी
anywhere in the question if accumulated depreciation is given you will always prepare two ledgers. अगर वो यहाँ दिया है तो भी मैं दो लेजर बनाऊंगा जैसे हमने अभी बनाया, यहाँ दिया है तो भी दो लेजर बनेंगे, अगर वो नीचे दिया है तो भी आपको दो लेजर बनाने हैं। लेकिन सबसे खतरनाक होता है ये, इसको पहले आपको ऐड करना पड़ेगा जिससे कि आप कॉस्ट पे ला सकते। इट मीन्स अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यू कांट स्टार्ट डायरेक्टली, आपको पहले इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ एसेट के पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने पहला कराया जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं था, हमने एक लेजर बनाया। दूसरा मैंने आपको कराया जिसमें दो लेजर बन रहे थे, उसी का वेरिएशन करा रहा हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन उतने ना होकर थल्ले हो जाए, अगर ऊपर होकर नीचे आ जाए तब उस केस में आप दो लेजर बनाएंगे। बट लिखिए NTM if accumulated depreciation is not given utte is the top, if accumulated depreciation is not given at top in the balance sheet but given in the adjustment, then always prepare two ledgers, but add the depreciation to the asset, value to find out actual cost, यहां मुझे बताइए प्लांट मशीनरी कितने का दिया हुआ है, क्लोजिंग कितने का है? बेटा ये नेट फिगर है, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो अब आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट। बताइए ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 70. ओपनिंग डेप्रिसिएशन इज 70, क्लोजिंग इज 80. इट मींस ओपनिंग इज 70। क्यों नहीं दोनों ही ऐड हो गए? ये कौन सा रूल हो गया कि सिर्फ पहले साल में आपने माइनस कर दिया, शगल का गया दोबारा ले लो ना करेक्ट। आप 100 बार पूछो मुझे क्या दिक्कत है, मेरे पास तो टाइम बहुत है। टाइम हमारे पास नहीं है, सिर्फ है ना बेटा, ऐसे नहीं होगा ना। ये देखो 98, बेटा ये 99। हमने यहाँ प्लांट लिखा 100 रुपये का, यहाँ भी लिखा बेटा 100 रुपये का प्लांट। मान लीजिए यहाँ -20 था, यहाँ -30 था, 10 रुपये डेप्रिसिएशन बढ़ गया होगा ना। मैं चाहूँ तो बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 80 और 70 और नीचे दे दो 20 और 30। तो जब आप लेजर बनाओगे तो इसमें 20 ऐड करोगे, इसमें 30 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। और 20-30 का लेजर अलग से बना लीजिए। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। आपको जो एसेट दिया हो ये दिया होगा, हमने दोनों में ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बन गया। अब नॉर्मल केस बन गया आपका, सिर्फ स्टार्टिंग इसकी अलग हो जाती है और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जल्दी बताओ भैया, अगर फ्री होना है तो ये बताओ 10 की फिगर क्या है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। देखो फ्री के नाम सुनते सारे कान खड़े हो गए सबके। माइनस हेयर OIF, बोलो जी। एड 10,000 डेप्रिसिएशन का -30, नेट डिफरेंस देख लीजिए 20,000 आ रहा है। बैलेंस शीट का डिफरेंस 20 है। 30,000 तुम्हारा होगा ना, क्या होगा? परचेज होगा ना, परचेज टू कैश। आप दोनों की फ्रेंडशिप इसलिए हुई कि दोनों के नाम बड़े टफ हैं
ये दो के नाम वाई से स्टार्ट होते हैं, क्या रीजन है? यतीशा, यक्षिता है। I'm just kidding, sorry, but on lighter side. But ऐसे यंग का भी हाल है। They were thinking कि sir will get back to us. उनको पता लगा था कि सर हमें पकड़ेंगे। पक्का डन है बेटा यहाँ तक? चल आखिरी केस, उसके बाद छुट्टी है। केस बी इसी का। वैसे इट्स अ यूनिक केस। यहाँ पर ऐसा केस सारे हैं। ये प्रफुल्ल और पीयूष बैठे हैं यहाँ पर। यूनिक केस बहुत है इस टाइप के कि फर्स्ट यू चेक दिस सरनेम, फिर कुंडली मिलती है। प्लांट मशीनरी बताओ भी यहाँ पर दोबारा 2 लाख बेटा प्लस 70, 220 प्लस बेटा 80, 70 बोल बेटा। यहाँ पे 2 लाख होगा, 220। क्यों भाई? कैसे बातें करते लड्डू के भैया, क्या बोल रहे हो आप? चलिए आगे आइए। During 98 machine costing 60 was sold for how much? 28 सॉरी। अब देखिए ये तो बड़ा आसान है जी। 273 लाख। आप ये बताइए क्या हम इसमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं? कुछ दिया ही नहीं है। इट मीन्स ये वाली फिगर इसमें जीरो है, आपको मानना ही जीरो पड़ेगा। दिया ही नहीं वो। Was sold for 28, तो बताइए लॉस कितने का हो गया जी? 30। बेटा आई नो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट अब नहीं इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप उसमें ज्यूम नहीं कर सकते ना। या तो वो एक्सेस आता बेटा, अगर वो साइड एक्सेस आती तब पॉसिबिलिटी थी अपने पास। निकालिए कितना आ रहा है फिगर? 90 बेटा, 90। OIF बताइए ऑपरेटिंग। बोल बेटा बोल। 70 आ रहा है बेटा? नहीं बेटा 90 आएगा, करके दे। बताओ भी ऑपरेटिंग बताओ। प्लस 10 प्लस 32, ठीक है बेटा, ठीक है। चेक करो मैच कर रहा है। सिर्फ एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बुक का क्वेश्चन नंबर 3 पेज 25। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 25। सिर्फ ये एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जितने आपको ये कराए हैं केसेस प्लीज इस पे दृष्टि मारिएगा, जरा नजर कर देख के आइएगा, जिससे कि पता लगे हाँ भैया ये आता है आपको। अब इस पे दोबारा हम मेहनत नहीं करेंगे। मीटिंग ऑन सैटरडे, ठीक है।